हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। रिसेंटली एक वेब सीरीज रिलीज हुई है ऑन सोनी लिव, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, डायरेक्टेड बाय हंसल मेहता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है विच इज बेस्ड ऑन द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम ऑफ इंडिया। 1992 में जो शेयर मार्केट स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का, उसके ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है। एक्चुअली इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी शेयर मार्केट और बैंकिंग के ऊपर बेस्ड मूवी है और इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स है जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि भाई वो टर्म्स हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आती। मैंने इस मूवी को जब देखा, उसके बाद फिर मैंने वेब सीरीज देखी तो देखा उस वेब सीरीज के अंदर इन फाइनेंशियल टर्म्स को एक्चुअली एक्सप्लेन किया गया है, बट वेब सीरीज की और मूवीज के पास टाइम रेस्ट्रिक्शन होता है और उन लोगों की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो इन डिटेल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते जितना उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब इस वीडियो सीरीज के अंदर हम उस मूवी के अंदर जो खास फाइनेंशियल टर्म्स यूज हुई हैं जो अगर हमें समझ में आ जाए तो वो मूवी और अच्छे से हमें समझ में आती है, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि हमें वो मूवी और इंटरेस्टिंगली और बहुत अच्छे से समझ में आए। हम स्टार्ट करते हैं जहां से वो वेब सीरीज स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में वेब सीरीज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में अप्रोच करता है ये बताने के लिए कि भाई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उससे पूछा जाता है कि भाई क्या फाइनेंशियल फ्रॉड है, तो बोलता है कि बैंक ने एक बड़ा पेमेंट रिलीज किया है विदाउट एनी बीआर, फिर वो उसका फुल फॉर्म बताता है बैंक रिसीट, है ना। फिर उसके बाद वो और भी बोलता है कि एसजीएल नोट नहीं मिला, पीडीए के अंदर बुक कैसे टैली करेंगे, और इन शॉर्ट वो बोलता है कि भाई एसबीआई की बुक से, एसबीआई के बही खातों से 500 करोड़ रुपया मिसिंग है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई कहां गया नहीं मालूम उसके अंदर। तो वो ये फाइनेंशियल फ्रॉड बताता है। तो अब हम इस लेक्चर में समझेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रिसीट। वो बोलता है ना कि भाई पैसा 500 करोड़ रुपया इशू हो गया विदाउट एनी बैंक रिसीट, तो बैंक रिसीट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। बैंक रिसीट को समझने से पहले इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। भाई किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट होती है और गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस चल रहे हैं, उनको भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है। एक पैसा तो उनके पास वो जो बजटरी रिसीट्स होती हैं, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज के फॉर्म में आ जाती हैं। अब अगर उसके अलावा और कोई मनी की रिक्वायरमेंट है अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, उसके लिए तो वो लोन लेती है। भाई जैसे हम हमारे बिजनेस में कुछ पूंजी हमारी तरफ से लगाते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, और अगर पैसा कम पड़ता है तो हम बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन बोरो करते हैं। इन द सेम वे गवर्नमेंट भी लोन बोरो करती है। गवर्नमेंट लोन बोरो करती है पब्लिक से, हमसे, जो पब्लिक वहां रहती है उससे लोन बोरो करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट पब्लिक को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकती कि आकर हमें लोन दो, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं, कैसे वो लोन देंगी। तो वो इस काम में अपने बैंकर की हेल्प लेती है। गवर्नमेंट का बैंकर होता है उस कंट्री का सेंट्रल बैंक, और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, ये गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सारी बैंकिंग एक्टिविटीज आरबीआई के थ्रू होती है, और वैसे आरबीआई के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो वो आरबीआई को अप्रोच करती है कि हमें लोन चाहिए पब्लिक से। अच्छा, एक बात और, गवर्नमेंट का लोन, डायरेक्टली लोन जैसे हम लेते हैं, इस फॉर्म में नहीं होता। गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, पीएसयू बॉन्ड्स इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सिक्योरिटीज इशू करती है। सिक्योरिटीज आर नथिंग बस बट दे आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स के आपने हमें लोन दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट है, और एक खास डिनोमिनेशन के साथ वो लोन छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। बड़ा लोन छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाएगा और पब्लिक को इशू किया जाता है, तो वो कहलाती है सिक्योरिटीज। तो जो ये गवर्नमेंट है, ये रिजर्व बैंक को बोलती है कि आप हमारे बिहाफ पर सिक्योरिटीज लोगों में इशू करो, लोगों में बेचो और हमें लोन लेकर के दो। 12 मंथ का लोन होता है, वैसे शॉर्ट टर्म लोन होता है बेसिकली ये, और हम उसके ऊपर पब्लिक को क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, ये एक आसान बात है। अब होता क्या है, आरबीआई कोई कॉमन बैंक तो है नहीं, हमारा अकाउंट आरबीआई में नहीं है, तो आरबीआई अप्रोच करता है कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स वो जिसमें हमारा अकाउंट होता है। लेट सपोज जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई इज अ कमर्शियल बैंक। लेट सपोज पंजाब नेशनल बैंक इज अ कमर्शियल बैंक, है ना। लेट सपोज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक। तो ये कमर्शियल बैंक्स है। ये कमर्शियल बैंक्स को अप्रोच इसलिए करती है क्योंकि हम जो आम पब्लिक है वो इन कमर्शियल बैंक से जुड़ी हुई है।
हमारे ये कमर्शियल बैंक्स का बैंकर भी आरबीआई ही है। हम इन कमर्शियल बैंक से इसलिए डील करते हैं क्योंकि इनके पास आरबीआई का बैकअप है, आरबीआई ने ही इनको लाइसेंस दिया है और तभी ये बैंक हमारी कंट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं और हम इन पर भरोसा आरबीआई की वजह से ही करते हैं। फाइन, आरबीआई इनसे अप्रोच करता है। अब इनको भी ऐसे अप्रोच नहीं करेगा कि भाई आप जाकर के सिक्योरिटीज पब्लिक के अंदर बेचो। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन के अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट है उसका स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसएलआर। ठीक है, एक एसएलआर का परसेंटेज फिक्स कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई जितने आपके पास, भाई देखिए बैंक्स के बेसिक प्राइमरी दो फंक्शन होते हैं, डिपॉजिट्स का लेना, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन्स टू द पब्लिक। जो डिपॉजिट इसके पास आएंगे वही ये क्या करेगा, आगे लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। अब जो 100 करोड़ का डिपॉजिट पब्लिक ने किया है, अब हम डिपॉजिट बहुत सारे अलग अलग तरीके से करते हैं, सेविंग अकाउंट में डालते हैं, करंट अकाउंट में डालते हैं, एफडी में डालते हैं, रिकरिंग अकाउंट में डालते हैं, इसी को वो आगे लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये पैसा बैंक्स के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये पैसा बैंक को पब्लिक को वापस करना है। और जो लोन वो पब्लिक को दे रहा है वो बैंक के लिए एसेट होती है, क्योंकि वो पब्लिक से लेना है, इस पर इंटरेस्ट लेते हैं, इस पर इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने एक मैंडेटरी प्रोविजन रखा कि भाई आपके पास जो भी एनडीटीएल है, एनडीटीएल बोलते हैं इसको, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मैं इसको टेक्निकल ना बनाते सीधे से बोलूंगा कि जो भी आपके पास नेट डिपॉजिट्स आ रहे हैं, जितने भी नेट डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ परसेंटेज, एक फिक्स परसेंट, वो अभी का रिसेंटली इट इज 19.5% है अभी, और जब ये स्कैम हुआ था एट द टाइम इट वाज 38.5%। 90s के एरा में ये 38.5% था। तो बोला गया कि भाई जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स का, जैसे आज की तारीख में बात करें तो 19.5% की आपको आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करना पड़ेगी। हर बैंक को, जितने उसके पास एनडीटीएल है, उस एनडीटीएल का 38.5%, आज की तारीख में 19.5% की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक से आरबीआई से परचेस करना पड़ेगी। और इसको मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई अगर आपके डिपॉजिट्स बढ़ गए तो और सिक्योरिटी खरीदो, डिपॉजिट्स कम हो गए तो सिक्योरिटीज बेच दो। ठीक है, तो अगर हम ये माने कि भाई एसबीआई के पास आज की तारीख में 100 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, तो हम एसबीआई को 38.5 करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से परचेस करना पड़ेंगे। इन द सेम वे हम मान लें पंजाब नेशनल बैंक के पास भी मान लें हम 100 करोड़ के डिपॉजिट से, तो इसको भी 38.5 करोड़ के उस पीरियड के हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से परचेस करके अपने पास रखना पड़ेगी। हाँ, गवर्नमेंट उसके ऊपर फिर उनको इंटरेस्ट भी देती है। ठीक, फाइन। अब होता क्या है कि ये डिपॉजिट्स बैंक तो काम ही मनी का करता है, तो बैंक के पास डिपॉजिट्स आते भी है, पैसा जाता भी है, आता है जाता है, तो ये डिपॉजिट्स कभी बढ़ जाते हैं, कभी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। हम मान लें, और एसबीआई तो एक बड़ा ग्रुप है, लेट सपोज एसबीआई के पास 20 करोड़ के एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गए, आज इसकी एनडीटीएल हो गई कितनी, 120 करोड़। तो अब इसके पास ऑलरेडी 38.5 करोड़, 100 करोड़ का 38.5 करोड़ तो ऑलरेडी सिक्योरिटीज थी, इसको 20 करोड़ की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, 7.7 करोड़ की सिक्योरिटी और परचेस करना पड़ेगी। ठीक है, अब 7.7 करोड़ इसके पास एक्स्ट्रा कैश हो गया, है ना। और मान ले पंजाब नेशनल बैंक के अंदर क्या होता है कि मान लो 10 करोड़ की 90 करोड़ की होगी, 10 करोड़ से इसकी एनडीटीएल कम हो गई, 90 करोड़ हो गई, जिससे इसकी आज 120 करोड़ हो गई, तो इसकी 90 करोड़ होगी। अब 90 करोड़ होने, या हम इसको भी 20 मान लें अभी फिलहाल समझने के लिए कि भाई इसकी 20 करोड़ से हमारी 80 करोड़ हो गई, 20 करोड़ से हमारी लायबिलिटी कम हो गई, तो इसको 7.7 करोड़ की सिक्योरिटीज बेचनी है। अब आप देखें, इसके पास एसबीआई के पास एक्स्ट्रा कैश है, सिक्योरिटीज कम है 7.7 करोड़ की। पंजाब नेशनल बैंक के पास कैश कम हो गया और सिक्योरिटी 7.7 करोड़ से ज्यादा हो गई। इन दोनों को अपना एसएलआर मेंटेन करना है, इसको और सिक्योरिटीज परचेज करनी है, इसको सिक्योरिटीज बेचनी है। अब अगर ये आरबीआई से डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो ये एक लंबी चौड़ी फॉर्मल प्रोसीजर होती है, टाइम लेती है उसमें। ठीक है, कि भाई इससे सिक्योरिटीज परचेज करना, फिर उसके बाद उसको पूरा रजिस्ट्रेशन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो ये बैंक क्या करते थे, आरबीआई से अप्रोच ना करते हुए ये आपस में डील करते थे, जो कहलाती थी रेडी फॉरवर्ड डील।
ये इस सीरीज वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड के अंदर ये वर्ड यूज करते हैं, इट वाज जस्ट अ स्ट्रेट रेडी फॉरवर्ड डील। रेडी फॉरवर्ड डील के अंदर इस बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश है, इस बैंक के पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। ये बैंक आपस में एक दूसरे से डील करते थे कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा कैश है, आप मुझसे 20 करोड़ कैश ले लो, 7.7 करोड़ कैश ले लो जितनी की सिक्योरिटी है, और मुझे उसके बदले में 7.7 करोड़ की सिक्योरिटी दे दो, तो मेरा एसएलआर भी मेंटेन हो जाएगा, आपका एसएलआर भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाती थी रेडी फॉरवर्ड डील। अब उसके अंदर क्या होता था कि ये इसको 7.7 करोड़ का चेक इशू करता था और ये इसको 7.7 करोड़ की सिक्योरिटी देती थी, और ये शॉर्ट टर्म लोन होता था, वेरी शॉर्ट टर्म फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन के लिए होता था उसमें। उसके बाद ये पैसा इसको रिटर्न कर देता और ये इसको सिक्योरिटी रिटर्न कर देते, तो इससे इनका एसएलआर क्या होता है, मेंटेन हो जाता। और 15 दिन के पीछे भी पर्पस है कि हर 15 डेज लास्ट फोर्टनाइट के जो भी फ्राइडे पे लास्ट फ्राइडे के ऊपर बैलेंस होता है उसके अकॉर्डिंग एसएलआर मेंटेन होता है, इसलिए 15 डेज का लेकर के चलते हैं उसमें। ठीक है, अब होता ये था कि अगर ये इसको सिक्योरिटी बेचेगी, फिर 15 दिन बाद वापस सिक्योरिटी खरीदेगी, तो फिर अगर ये एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर, एक फॉर्मल प्रोसीजर हो जाती है। तो ये बैंक्स क्या करते थे, एक्चुअली सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं करता था। पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई को एक्चुअली सिक्योरिटी ट्रांसफर ना करते हुए वो सिर्फ एक रिसीट, जैसे हम रसीद देते हैं हमारे नॉर्मल बिजनेस में, बैंक रिसीट इशू करता था कि भाई हमारे पास 7.7 करोड़ की सिक्योरिटीज है जिसके अगेंस्ट हम आपसे ये लोन ले रहे हैं। ये पीएनबी एसबीआई के नाम पर इशू करता था। एसबीआई उस बैंक रिसीट को लेता और उसके बदले में 7.7 करोड़ का चेक इशू कर देगा। 15 दिन बाद इसको पेमेंट वापस मिल जाएगा और ये उसको बैंक रिसीट वापस कर देगा और रिसीट फाड़ दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड द रेडी फॉरवर्ड डील। यहां से बैंक रिसीट का इंट्रोडक्शन होता है कि हम एक्चुअली सिक्योरिटी ट्रांसफर ना करते हुए सिर्फ रसीद दे देते हैं कि हमारे पास इतने की सिक्योरिटीज हैं और उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट हमने इस बैंक से इतने रुपए का लोन, इतना मनी ट्रांसफर करवाया है। ठीक है, अब देखिए आज के सिनारियो में तो ये मालूम करना कि किस बैंक के पास सिक्योरिटीज है, किसके पास एक्स्ट्रा कैश है, ये इजी है। 1990s के एरा के अंदर जब इंटरनेट नहीं था तो उस केस में यहां पर रोल स्टार्ट होता था किसका, ब्रोकर्स का। जैसे भाई हमारे ब्रोकर्स होते हैं, हमारे एरिया के प्रॉपर्टी ब्रोकर्स होते हैं, हम उनको पता होता है कि कौन सा हाउस बिक रहा है, कौन सा हाउस, किसको हाउस खरीदना है, कौन सा रेंट पर जाएगा, किस रेट पर, ये सब चीजें वो जानते हैं। इन द सेम वे ये कहलाता है मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर भी ब्रोकर्स हुआ करते थे जो ये जानते थे कि किस बैंक को कैश की रिक्वायरमेंट है, किस बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश है, उसको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, और वो उन दोनों बैंक्स के बीच में डीलिंग कराते थे। और डीलिंग कराने के बाद में उससे वो ब्रोकरेज लेते थे। मींस एक ब्रोकर है मिस्टर एक्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो जानती है कि एसबीआई के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा और पीएनबी के पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज पड़ी है, वो इससे इसको कैश दिलवा देगा, इससे इसको सिक्योरिटी तो नहीं, बैंक रिसीट दिलवा देगा और उसके बदले में अपना ब्रोकरेज उनसे ले लेगा। तो ये होता था कंसेप्ट बैंक रिसीट का। अच्छा, अब इसमें ब्रोकर कहां पे लूप होल्स हुआ करते थे, बैंक ब्रोकर्स कहां पर इसमें फ्रॉड करते थे और कैसे वो उस मनी का मिसयूज करते थे, ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ बैंक रिसीट मींस एक ऐसी रसीद जो एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट के अगेंस्ट देता था कि हमारे पास ये सिक्योरिटीज है और हमें सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपसे लोन ले रहे हैं। ठीक, फाइन। होप आपको बैंक रिसीट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है तो आप इस लेक्चर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।